साल है 1590। इंग्लैंड एक उभरता हुआ देश है जो अटलांटिक महासागर के पार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उत्सुक है। जॉन व्हाइट, एक अनुभवी खोजकर्ता, वर्तमान उत्तरी कैरोलिना के तट पर रोआनोक द्वीप लौटता है। उसने 3 साल पहले वहां 100 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक कॉलोनी छोड़ी थी। उनका मिशन, नई दुनिया में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती स्थापित करना। जैसे ही व्हाइट का जहाज किनारे के पास पहुंचता है, एक भयानक नजारा उसका स्वागत करता है। कॉलोनी सुनसान है, घर खाली पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है। एकमात्र सुराग एक पोस्ट पर खुदा हुआ क्रोएटोअन शब्द है। उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? इस सवाल ने सदियों से इतिहासकारों को परेशान किया है और कल्पनाओं को मोहित किया है। इतिहास में रोआनोक के स्थान को खोई हुई कॉलोनी के रूप में मजबूत किया है। रोआनोक उपनिवेशवादियों का गायब होना अमेरिकी इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। 400 से अधिक वर्षों के बाद एक निश्चित स्पष्टीकरण का अभाव हमें साजिश करता रहता है। सिद्धांत बहुत हैं, प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक। क्या उपनिवेशवादी बीमारी, भुखमरी या मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ संघर्ष का शिकार हुए? क्या वे अपनी अंग्रेजी पहचान को पीछे छोड़ते हुए देशी समुदायों में आत्मसात हो गए, या कोई अप्रत्याशित भाग्य उन पर आ पड़ा? जबकि निश्चित उत्तर मायावी बने हुए हैं। रोआनोक की कहानी प्रारंभिक अंग्रेजी उपनिवेशीकरण प्रयासों की चुनौतियों और जटिलताओं की एक सम्मोहक झलक पेश करती है। 16वीं सदी का उत्तरार्ध महान परिवर्तन और अन्वेषण का समय था। यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से इंग्लैंड ने नई दुनिया के विशाल विस्तार पर अपनी नजरें जमाईं। रोमांच, धन और धार्मिक स्वतंत्रता की प्यास से प्रेरित होकर अंग्रेजी खोजकर्ता अटलांटिक के पार खतरनाक यात्राओं पर निकल पड़े। उन्होंने नई भूमि पर दावा करने, संसाधनों का दोहन करने और अपने देश में वापस लाने के लिए धन की मांग की। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पसंदीदा सर वॉल्टर रैले ने उत्तरी अमेरिका में एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए एक चार्टर हासिल किया। इसने नई दुनिया में पैर जमाने के इंग्लैंड के प्रयासों की शुरुआत को चिह्नित किया। रैले का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी था, एक स्थायी अंग्रेजी बस्ती स्थापित करना जो आगे की खोज, व्यापार और संभावित रूप से इस क्षेत्र में स्पेनिश उपस्थिति को चुनौती देने के लिए आधार के रूप में काम करेगा। 1575 में रोआनोक द्वीप पर एक कॉलोनी स्थापित करने का पहला प्रयास हालांकि असफल साबित हुआ। कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं और मूल अमेरिकियों से शत्रुता का सामना करने वाले उपनिवेशवासी 1 साल के भीतर इंग्लैंड लौट आए। इस झटके के बावजूद रैले दृढ़ रहे। उन्होंने रोआनोक को बसाने का दूसरा प्रयास करने के लिए इस बार परिवारों और कुशल कारीगरों के साथ एक नया अभियान इकट्ठा किया। 1575 में सर वॉल्टर रैले ने सर रिचर्ड ग्रेनविले के नेतृत्व में रोआनोक द्वीप पर पहली अंग्रेजी कॉलोनी स्थापित करने के लिए एक अभियान दल भेजा। एक अनुभवी खोजकर्ता और सैनिक ग्रेनविले 100 से अधिक पुरुषों के साथ द्वीप पर उतरा। उन्होंने एक छोटा किला और कई आवास बनाए जो उनके प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है। देशी अल्गोंक्विन जनजातियों के साथ संबंध शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही तनाव पैदा हो गया। चोरी के चांदी के प्याले को लेकर हुई गलतफहमी के कारण विश्वास टूट गया और संघर्ष बढ़ गया। घटती आपूर्ति और बढ़ती शत्रुता का सामना कर रहे अंग्रेजी उपनिवेशवादियों ने अंततः बस्ती को छोड़ दिया और 1586 में सर फ्रांसिस ड्रेक के साथ इंग्लैंड लौट आए। हालांकि अल्पकालिक रोआनोक में एक कॉलोनी स्थापित करने का यह पहला प्रयास महत्वपूर्ण था। इसने उपनिवेशीकरण की चुनौतियों, स्थायी संसाधन प्रबंधन के महत्व और देशी आबादी के साथ कूटनीति की आवश्यकता के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान किए। इस प्रारंभिक प्रयास से प्राप्त अनुभव भविष्य के उपनिवेशीकरण प्रयासों को सूचित करेगा, नई दुनिया में एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की जटिलताओं पर प्रकाश डालेगा। पहली रोआनोक कॉलोनी के सामने आई चुनौतियों से निराश नहीं, सर वॉल्टर रैले ने 1587 में एक दूसरे अभियान का आयोजन किया। इस बार जॉन व्हाइट के नेतृत्व में 100 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे नई दुनिया के लिए रवाना हुए। लक्ष्य एक स्थायी और आत्मनिर्भर कॉलोनी स्थापित करना था जो उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में काम करे। उपनिवेशवादियों में व्हाइट की अपनी बेटी एलेनोर डेयर और उनके पति अनानियास डेयर थे। उनके आने के कुछ समय बाद एलेनोर ने एक बेटी वर्जीनिया डेयर को जन्म दिया, जो नई दुनिया में पैदा हुई पहली अंग्रेजी संतान थी। उपनिवेशवादियों ने पहली बस्ती से छोड़ी गई संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया और अपने लिए एक नया जीवन बनाने के कठिन कार्य को शुरू किया। उन्होंने फसलें लगाईं, आसपास के क्षेत्रों का पता लगाया
और पड़ोसी मूल अमेरिकी जनजातियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कॉलोनी का गवर्नर नियुक्त जॉन व्हाइट आपूर्ति और अधिक उपनिवेशवादियों के लिए उस वर्ष बाद में इंग्लैंड वापस रवाना हुआ। उन्हें कम ही पता था कि यह आने वाले कई वर्षों तक वे आखिरी बार इंग्लैंड देखेंगे। भाग 5 रहस्य गहराता है। जॉन व्हाइट ने रोआनोक कॉलोनी को अपने उपनिवेशवादियों के सक्षम हाथों में छोड़ दिया, जिसमें उनकी बेटी और पोती भी शामिल थी। उसने जल्द से जल्द आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण के साथ लौटने का वादा किया। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों ने उनकी वापसी में देरी की। स्पेन के साथ युद्ध ने इंग्लैंड का ध्यान और संसाधनों की मांग की, जिससे व्हाइट के लिए 3 लंबे वर्षों तक रोआनोक वापस जहाज हासिल करना असंभव हो गया। जब वह अंततः 1590 में द्वीप पर लौटा तो उसे एक भयानक सन्नाटे का सामना करना पड़ा। कभी हलचल मचाने वाली बस्ती उपनिवेशवादियों के कोई निशान के बिना सुनसान पड़ी थी। उपनिवेशवादियों का गायब होना आज तक एक हैरान करने वाली पहेली बनी हुई है, जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन कोई भी रोआनोक के खोए हुए उपनिवेशवादियों के साथ क्या हुआ, इसके रहस्य की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। भाग 6 गायब होने के सिद्धांत समुद्र में खो गए। एक सिद्धांत बताता है कि घटती आपूर्ति और शत्रुतापूर्ण मूल निवासियों के खतरे का सामना कर रहे उपनिवेशवादियों ने इंग्लैंड या कैरिबियन में किसी अन्य अंग्रेजी बस्ती के लिए रवाना होने का प्रयास किया। हालांकि छोटे खराब सुसज्जित जहाजों में अटलांटिक के पार की खतरनाक यात्रा खतरे से भरी होती। तूफान, बीमारी या समुद्री डाकू उनके भाग्य का कोई पता न छोड़ते हुए समुद्र में उनकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। यह सिद्धांत हालांकि प्रशंसनीय है, ठोस सबूतों का अभाव है। उस काल के किसी भी जहाज के मलबे को निश्चित रूप से रोआनोक उपनिवेशवादियों से नहीं जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त उपनिवेशवादी मूल्यवान संपत्ति पीछे छोड़ गए, यह सुझाव देते हुए कि वे जल्दबाजी में नहीं निकले। भाग 7 गायब होने के सिद्धांत, आत्मसात और संघर्ष। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उपनिवेशवादी खुद को बनाए रखने में असमर्थ या शत्रुतापूर्ण जनजातियों के खतरों का सामना करते हुए इस क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ शरण मांगी। एक पोस्ट पर उकेरा गया क्रोएटोअन शब्द बताता है कि वे क्रोएटोअन द्वीप, वर्तमान में हैटर्स द्वीप, की यात्रा कर सकते हैं, जो मैत्रीपूर्ण क्रोएटोअन जनजाति का घर है। इस अवधि के दौरान अंतर्जातीय विवाह और देशी समुदायों में आत्मसात होना असामान्य नहीं था। हालांकि कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत और पुरातात्विक खोजें देशी जनजातियों के साथ संभावित संघर्षों की ओर इशारा करती हैं। हो सकता है कि उपनिवेशवादियों को बलपूर्वक अवशोषित कर लिया गया हो या संघर्षों में मारे गए हों, उनके अवशेष समय के साथ खो गए हों। भाग 8 रहस्य की विरासत। रोआनोक की खोई हुई कॉलोनी का रहस्य सदियों बाद भी हमें मोहित और साजिश करता रहता है। यह नई दुनिया में प्रारंभिक अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के सामने आई चुनौतियों और जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाता है। उपनिवेशवादियों के अज्ञात भाग्य ने अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और कथा साहित्य को प्रेरित किया है, इस कहानी को लोकप्रिय संस्कृति में जीवित रखा है। रोआनोक का स्थायी रहस्य इतिहास को संरक्षित करने और अतीत को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक शोध उपनिवेशवादियों के जीवन और उनके लापता होने से जुड़ी परिस्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। भाग 9 रोआनोक आज रोआनोक कॉलोनी का स्थल एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुरातत्वविद उन सुरागों की तलाश जारी रखते हैं जो खोई हुई कॉलोनी के रहस्यों को उजागर कर सकें। उत्तरी कैरोलिना के बाहरी किनारे स्थायी रहस्य और अन्वेषण की भावना के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने अमेरिकी इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि को परिभाषित किया। खोई हुई कॉलोनी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इतिहास अक्सर रहस्य में डूबा रहता है, जिसमें उत्तर से ज्यादा प्रश्न होते हैं। फिर भी अन्वेषण, अनुसंधान और जिज्ञासा की एक स्वस्थ खुराक के माध्यम से हम अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं और हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, इसकी गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं।